हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे। आज हम क्या करेंगे, आज हम आपके यूनिट 9 जो है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट उसका प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1 ऑलरेडी कर लिया है। जिसने नहीं देखा है आप उसको जाके देख सकते हो। ठीक है, आज हम प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। इसके बाद में आपकी जो यूनिट बच रही है, आपकी रीजनिंग वाली और आपकी लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स वाली जो यूनिट बच रही है, फिर हम उसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट 2 रहने वाला है पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट वाला। उसको हम स्टार्ट करेंगे। ये मेरी छोटी सी क्वालिफिकेशन है और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला। यहाँ पे आपको क्लासेस की सारी फ्री पीडीएफ जो है वो मिल जाती है। आपके एग्जाम से जुड़ी हुई नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ पे मैं अपलोड कर देती हूँ। और एक हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है लर्निंग टुगेदर। सो मेक श्योर कि आप इसको भी ज्वाइन कर लो। क्लासेस की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भी मिलती रहती है। ठीक है, आई होप आपको ये स्क्रीन जो है वो थोड़ी सी विजिबल होगी। इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर लेती हूँ। आई होप नाउ इट इज़ विजिबल टू यू ऑल, है ना। तो ये हमारा है ना कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर। आप इसको भी ज्वाइन कर लेना ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लासेस की मिस ना। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। कितने क्वेश्चन आपके ठीक होते हैं, कितने क्वेश्चन आपके ठीक नहीं होते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना कि मैम हमारे इतने क्वेश्चन जो है वो सही हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आईएसए जो है आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उससे जुड़ा हुआ आपका सवाल है कि आईएसए का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। यूएस में है, स्विट्जरलैंड में है, इंडिया में है या फिर फ्रांस के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है जिसको हम इंग्लिश में इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए बोलते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो उसका मुख्यालय आपके भारत में ही है। भारत में भी कहाँ पे है, गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, भारत में भी गुरुग्राम के अंदर आईएसए का आपका हेडक्वार्टर है। आईएसए क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। ये अलायंस जो है, ये गठबंधन जो है वो किस किस के बीच में है, इंडिया के और फ्रांस के बीच में ये गठबंधन जो है वो साइन हुआ था। ठीक है, इंडिया और फ्रांस ने इस गठबंधन को साइन किया था। 2015 में ये साइन हो गया था, पर इम्प्लीमेंट यानी कि लागू कब हुआ था, 2017 के अंदर। 2017 में ये लागू हुआ था। साइन तो हो गया था 2015 में, जब पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था 2015 में, तभी ये रहना साइन हो गया था, पर लागू इसको हमने किया था 2017 के अंदर। और इसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो है वो भारत में ही है। भारत में भी कहाँ पे, गुरुग्राम के अंदर, है ना। भारत में भी गुरुग्राम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे क्या पूछा है, अरेंज द फॉलोइंग अर्थ्स वाटर कंपार्टमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द अमाउंट ऑफ द वाटर दे होल्ड। रिवर एंड स्ट्रीम्स, फ्रेश लेक, एटमॉस्फेयर एंड आइस एंड स्नो। हिंदी में क्या पूछा है आपसे सवाल, निम्नलिखित पृथ्वी के पानी के डिब्बों को उनमें मौजूद पानी की मात्रा के क्रम में आपको जमाना है कि किसमें कितना ज़्यादा पानी जो होता है उससे आपको यहाँ पे जमाना है। नदियाँ और धाराएं आपका है ना, झीलें, ताज़ा झील होती है जो वातावरण, और बर्फ और हिमताप, है ना, यानी कि आपका आइस और स्नो। तो आपको यहाँ पे जमाना है कि किसमें कितना ज़्यादा वाटर होता है। तो आपको यहाँ पे आंसर चूज करके बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपके आएगी रिवर्स। सबसे ज़्यादा पानी जो है वो आपकी नदियों के अंदर होता है। उसके बाद में आपका एटमॉस्फेयर जो होता है, आपका वातावरण जो होता है उसमें पानी होता है। फिर झीलों के अंदर पानी होता है और फिर बर्फ के अंदर सबसे कम पानी आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आपको सबसे पहले रिवर्स आएंगे, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी देखने को मिलेगा। फिर एटमॉस्फेयर में भी आपको बहुत ज़्यादा पानी देखने को मिलता है, वातावरण में भी। फिर आपका फ्रेश लेक जो होते हैं, यहाँ भी पानी आपको देखने को मिलता है। और आइस में का सबसे कम पानी आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, ACBD। सबसे पहले नदियाँ आएंगी, नदियाँ और झीलें, फिर वातावरण, फिर आपकी ताज़ा झीलें, और फिर आएंगी आपकी बर्फ और हिमालय। ठीक है, बर्फ और आपका हिमताप यानी कि स्नो। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आपसे 2 कथन दिए हुए हैं, पूछा है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला कथन क्या बोल रहा है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इंक्लूड गार्बेज एंड रबिश। और दूसरा पूछा है कि गार्बेज कंसिस्ट ऑफ बोथ है ना, कंब्यूस्टेबल एंड नॉन कंबस्टेबल मटीरियल। तो कौन सा कथन सही है, नगर निगम के ठोस कचरे में कचरा और कूड़ा दोनों शामिल होते हैं और कचरा दोनों है ना, कचरा दोनों से मिलकर बनता है। दहनशील से और गैर दहनशील से दोनों से मिलकर कचरा बनता है। तो कथन इसका कौन सा सही है, कथन दूसरा जो है वो असत्य है, लेकिन कथन पहला जो है वो, कथन दूसरा जो है वो सत्य है, पर कथन पहला जो है वो आपका गलत हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट कथन जो है वो आपका गलत है, दूसरा कथन आपका सही है। फर्स्ट कथन जो है वो आपका ट्रू है, दूसरा कथन जो है वो आपका फॉल्स है। यहाँ पे आई थिंक दूसरा सत्य लिखा हुआ है, पहला गलत लिखा हुआ है, और यहाँ पे पहला सत्य लिखा हुआ है, दूसरा गलत लिखा हुआ है। कोई तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है यहाँ पे आई थिंक लिखने में। अच्छा, हाँ, ये हिंदी में जो ऑप्शन है वो थोड़े से मिस्टेक है। इंग्लिश वाले ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। पहला कथन आपका सही है, दूसरा कथन आपका गलत है। ठीक है, पहला कथन आपका बिल्कुल सही है, दूसरा कथन आपका गलत है कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में आपका गार्बेज
और रबिश दोनों ही आते हैं, लेकिन गार्बेज में आपका कंब्यूस्टेबल और नॉन कंब्यूस्टेबल मटेरियल आता है, ये कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगेन दो कथन दिए हुए हैं। इन मैनी केसेस बोथ ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर विल नॉट एबल टू मूव और अडेप्ट क्विकली इनफ टू चेंजिंग क्लाइमेट। और दूसरा बोला है इन्फेक्शियस डिजीजेज आर लाइकली टू इंक्रीज एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो कौन सा करेक्ट आंसर है वो चूज करके बताना है। हिंदी में क्या पूछा है, कई मामलों में जीव और मानव बुनियादी ढांचा दोनों ही बदलती जलवायु के अनुसार तेजी से आगे बढ़ने या अनुकूलन करने में सक्षम नहीं होंगे। और दूसरा बोला है कि ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप संक्रामक रोगों के बढ़ने की संभावना होती है। तो करेक्ट आंसर क्या है, दोनों ही कथन आपके यहाँ पे सत्य हैं, दोनों ही कथन आपके बिल्कुल ट्रू है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है कि भाई मैनी केसेस में बोथ ऑर्गेनिजम्स और ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर विल नॉट एबल टू मूव और अडेप्ट क्विकली। बिल्कुल सही कथन है ये। तो भाई क्लाइमेट चेंज होता है तो हम जल्दी से चीज़ों को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। कई मामलों में जीव और मानव बुनियादी ढांचा दोनों ही बदलती जलवायु के अनुसार तेजी से आगे बढ़ने या अनुकूलन करने में सक्षम नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा बोला कि ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप संक्रामक रोग बढ़ने की संभावना होती है। बिल्कुल सही कथन है। भाई ग्लोबल वार्मिंग से इन्फेक्शियस डिजीजेज जो है वो बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है, मेजर कंट्रीब्यूटर टू कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन इन मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑफ इंडिया आर इंडस्ट्रियल सेक्टर, डोमेस्टिक सोर्स, ट्रांसपोर्ट सेक्टर या फिर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। क्या पूछा है, भारत के महानगरीय क्षेत्रों में यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरियाज में कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन के प्रमुख योगदानकर्ता कौन है। यानी कि आपके जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज होते हैं, महानगरीय क्षेत्र होते हैं भारत में, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का सबसे ज्यादा योगदान, कार्बन मोनोऑक्साइड को है ना एमिट करने में सबसे ज्यादा योगदान कौन से क्षेत्र देते हैं। औद्योगिक क्षेत्र देते हैं, यानी कि आपका जो है ना इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो देते हैं योगदान, घरेलू क्षेत्र देते हैं, डोमेस्टिक सोर्सेज देते हैं, परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट से आता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर आपके कृषि से आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कृषि का जो सेक्टर है, कृषि क्या ट्रांसपोर्ट का जो सेक्टर है, परिवहन का जो क्षेत्र है, ये सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के एमिशन में। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर का होता है, परिवहन क्षेत्र का होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है अगला सवाल, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट अभी मैंने आपको बताया 2015 में पेरिस एग्रीमेंट आया था। ठीक है, 2015 में पेरिस एग्रीमेंट आया था। आपसे क्या पूछा है, कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन पेरिस समझौते के कार्यान्वयन की देखरेख करता है। यूनेस्को करता है, WHO करता है, UNFCCC करता है या फिर IMF करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। IMF जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे पूछा है कि है ना पेरिस एग्रीमेंट के इम्प्लीमेंटेशन को कौन देखता है। पेरिस एग्रीमेंट जो है वो आपके COP 21 में आया था। ठीक है, COP 21 में आया था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो आपकी होती है। तो COP 21 में आपका पेरिस एग्रीमेंट आया था 2015 के अंदर। तो आई होप इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन रिस्क असेसमेंट रिलेटेड टू एनवायरमेंटल हजार्ड्स। क्या पूछा है, पर्यावरणीय खतरों से संबंधित जोखिम मूल्यांकन में चरणों का सही क्रम क्या है वो आपको यहाँ पे जमाना है। रिस्क कैरेक्टराइजेशन, एक्सपोजर असेसमेंट, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन या फिर रिस्क मैनेजमेंट। क्या पूछा है, जोखिम लक्षण वर्णन या फिर आपका है ना एक्सपोजर मूल्यांकन, खतरे की पहचान या फिर आपका जोखिम प्रबंधन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहले हम हजार्ड को आइडेंटिफाई करेंगे, जो जोखिम है सबसे पहले हम उसको पहचानेंगे, पहचानने के बाद में उसका असेसमेंट करेंगे, फिर उसके बाद में हम रिस्क कैरेक्टराइजेशन करेंगे और फिर रिस्क को मैनेज करेंगे। हमसे क्या पूछा है, एनवायरमेंटल हजार्ड के रिस्क असेसमेंट के हमको यहाँ पे करेक्ट स्टेप्स बताने हैं। हिंदी में क्या पूछा है, पर्यावरणीय खतरों से संबंधित जोखिम मूल्यांकन के चरण कौन से होंगे वो हमको सही क्रम में जमाने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, खतरे की पहचान करेंगे। भाई जब तक हमको यही नहीं पता है कि खतरा क्या है तब तक खतरे को हम सही कैसे करेंगे। तो सबसे पहले खतरे की पहचान करनी होगी, ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, एक्सपोजर का मूल्यांकन करेंगे। भाई खतरा जो है वो कितना ज्यादा है, जैसे कोविड का एक्सपोजर काफी ज्यादा हुआ था। ठीक है, कोई बीमारी है उसका एक्सपोजर जो है वो सीमित क्षेत्र में होता है, कोई बीमारी का एक्सपोजर जो है वो बहुत ही है ना विस्तार क्षेत्र में होता है, तो उसका एक्सपोजर कितना है उसका मूल्यांकन करेंगे हम। तो ऑप्शन नंबर फिर B आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जोखिम लक्षण वर्णन करेंगे, जोखिम के लक्षण क्या है उन लक्षणों को हम देखेंगे और लक्षणों के बाद में हम जोखिम का प्रबंधन करेंगे। यानी कि ये सारी चीजें करने के लास्ट में फिर हम मैनेजमेंट करेंगे, उस जोखिम को सही करने के लिए प्रबंधन के कार्य करेंगे। तो ऑप्शन नंबर A जो है CBAD इसका करेक्ट आंसर है। हम यहाँ पे पर्यावरणीय खतरों से संबंधित जोखिम का मूल्यांकन जो है वो इन चरणों के माध्यम से करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है,
नेशनल सोलार मिशन, वन ऑफ द मिशन ऑफ NAPCC वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? 2009, 2008, 2011 या फिर 2012? राष्ट्रीय सौर मिशन जलवायु परिवर्तन की राष्ट्रीय कार्य योजना के मिशन में से एक किस वर्ष शुरू हुआ था? जो आपका NAPCC जो है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, आपका नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, इसका है ना हम बोल सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कौन से साल में हुआ था, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 2 जो है 2008 इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आई थिंक ऑप्शन यहाँ पे गलत दिए हुए हैं, इसको आप 2008 कर लेना। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसको आप 2008 कर लेना। 2008 के अंदर आया था आपका क्या, आपका सोलार मिशन जो है वो NAPCC जो है आपका नेशनल एक्शन प्लान ऑन सोलार मिशन, राष्ट्रीय कार्य है ना जलवायु परिवर्तन की राष्ट्रीय कार्य योजना जो है वो मिशन आपका 2008 के अंदर आया था। और इसके अंदर 8 मिशन जो है वो बताए हुए हैं। सोलार मिशन है, क्लाइमेट चेंज मिशन है, आपका हैबिटेट मिशन है, आपका ग्रीन है ना ग्रीन मिशन है आपका, ऐसे करके टोटल 8 मिशन जो है वो बताए हुए हैं। तो वो 8 मिशन कौन कौन से हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। कौन से साल में आया था? तो 2008 में आया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। क्या पूछा है? Which of the following has contributed maximum in the sea level rise so far in the context of climate change? जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में अब तक समुद्र के स्तर में वृद्धि में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक योगदान जो है वो दिया है? जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में अब तक समुद्र का जो स्तर है ना में इंक्रीज जो हो रहा है, समुद्र का जो है ना सी लेवल जो है, समुद्र के स्तर में जो वृद्धि हो रही है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? मेल्टिंग ऑफ अंटार्कटिक आइस शीट, अंटार्कटिक बर्फ की चदरों का पिघलना, इसका योगदान है क्या? ग्लेशियर का पिघलना यानी कि मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ है ना ओशनिक वाटर, समुद्री जल का ऊष्मीय विस्तार, इसका योगदान है? या फिर ग्रीनलैंड की बर्फ की चादरों का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ ग्रीनलैंड आइस शीट? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ओशनिक वाटर, समुद्री जल का ऊष्मीय विस्तार जो है, इसकी वजह से सी लेवल जो है वो राइज हो रहा है। कैसे हो रहा है भाई? काफी ज्यादा गर्मी हो रही है ना, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? काफी ज्यादा गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है तो जो बर्फ वगैरह है वो पिघल रही है, बर्फ वगैरह पिघल रही है तो पिघल के नीचे आ रही है ओशन के अंदर, ओशन के अंदर जो पानी है फिर उसका जो है ना स्तर है वो बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है समुद्री जल का ऊष्मीय विस्तार, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ओशन वाटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है? आउट ऑफ डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज द एयर पोल्यूटेंट? आपको यहाँ पे नाइट्रोजन के काफी सारे ऑक्साइड्स दिए हुए हैं, बताना है कि इनमें से वायु प्रदूषक जो है वो कौन सा है। नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड्स में से आपको यहाँ पे बताना है कि वायु प्रदूषक इनमें से कौन सा माना जाता है। NO2, अच्छा यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, निट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है या फिर निट्रियस ऑक्साइड है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निट्रिक ऑक्साइड और आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों क्या है आपके एयर पोल्यूटेंट के अंदर आते हैं। नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और निट्रियस ऑक्साइड ये आपके एयर पोल्यूशन में नहीं आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। एडवांटेज ऑफ बायोडीजल ओवर कन्वेंशनल पेट्रोल डीजल आर, बायोडीजल produces significant less CO2 and SO2। आपको बताना है कि एडवांटेजेस ऑफ बायोडीजल ओवर कन्वेंशनल पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल और डीजल के मुकाबले बायोडीजल जो हम यूज करते हैं उसका लाभ क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। बायोडीजल प्रोड्यूस सिग्निफिकेंटली लेस CO2, बायोडीजल जो है वो कम CO2 प्रोड्यूस करते हैं। इट इज नॉन रिन्यूएबल, ये नॉन रिन्यूएबल है। इट हैज़ ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। इट कैन बी यूज्ड इन एनी रेशियो विद पेट्रोल डीजल एंड इट हैज़ लो फ्लैश पॉइंट। तो यहाँ पे हिंदी में क्या पूछा है? पारंपरिक पेट्रोल डीजल की तुलना में बायोडीजल जो है उसके फायदे क्या हैं? बायोडीजल काफ़ी कम CO2 और SO2 पैदा करता है। ये है गैर नवीकरणीय गैस है, नॉन रिन्यूएबल है। या फिर आपका क्या बोला था है ना, इसका उपयोग पेट्रोल डीजल के साथ किसी भी अनुपात में किया जा सकता है, यानी कि बायोडीजल को हम पेट्रोल और है ना डीजल में किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं, किसी भी रेशियो में मिला सकते हैं। या फिर इसका फ्लैश पॉइंट कम होता है, इसका जो फ्लैश पॉइंट है वो कम होता है। तो इसका एडवांटेज क्या है बायोडीजल का वो आपको यहाँ पे बताना है। बायोडीजल का एडवांटेज है कि ये क्या होता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। बायोडीजल प्रोड्यूस सिग्निफिकेंटली लेस CO2, बायोडीजल जो है वो कम CO2 प्रोड्यूस करता है, पेट्रोल और डीजल जो है वो ज्यादा CO2 प्रोड्यूस करते हैं। फिर थर्ड वाला आप यहाँ पे आई डोंट नो क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा
है ना कंफ्यूजन हो रहा है, आप इसको चेक कर लेना बाद में। और फिर बोला है कि इसको हम पेट्रोल और डीजल में किसी भी मात्रा में मिला सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 2 कथन दिए हुए हैं। पहला बोला है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड 2010 में एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और अगला बोला है कि 2010 वाज आल्सो दैट टारगेट ईयर टू अचीव हाफ इन द डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या पूछा है आपसे? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष जो है वो घोषित किया था क्या? और फिर अगला पूछा है कि जैव विविधता में गिरावट को रोकने के लिए 2010 भी वही लक्ष्य था, यानी कि 2010 जो साल है वो भी वही लक्ष्य था। भाई जैव विविधता वर्ष है ना घोषित हमने कब किया था? 2010 में हमने, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2010 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया था 2010 को। और जैव विविधता में गिरावट को रोकने के लिए भी 2010 को ही एक लक्ष्य है ना वर्ष जो है वो बनाया गया था। तो कौन सा कथन सही है? दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। 2010 को है ना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष जो है वो घोषित किया था, और इसी वर्ष को मतलब इसी साल को है ना हमने लक्ष्य बनाया था कि जो हमारी विविधता है उसमें जो गिरावट आ रही है उसको हमको सुधार करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो आपके यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2 कथन दिए हुए हैं, पूछा है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो विजन ऑफ ISA एवरी होम नो मैटर हाउ फार विल अ लाइट एट होम। क्या ISA जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ है, उसका है ना विजन क्या है? उसका विजन ये है क्या? एवरी होम नो मैटर हाउ फार विल हैव अ लाइट एट होम। ठीक है, और दूसरा कथन क्या बोला है? मिशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस लेट अस टुगेदर मेक सन ब्राइटर। ये इसका मिशन है क्या? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मिशन क्या है वो आपसे पूछा है। मिशन और विजन क्या है? विजन तो यहाँ पे दिया हुआ है एवरी होम नो मैटर हाउ फार विल अ लाइट एट होम, और मिशन दिया हुआ है लेट अस टुगेदर मेक सन ब्राइटर। क्या ये इसके विजन और मिशन है क्या? आपको यहाँ पे चूज करके बताना है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का विजन क्या है? हर घर में चाहे वह कितना भी दूर क्यों ना हो घर में रोशनी होनी चाहिए। और दूसरा बोला है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मिशन क्या है? आइए हम सब मिलकर सूर्य को ऊर्जावान बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है। ये ना ही इसका विजन है, इसका विजन क्या है वो आप मुझे सर्च करके बताना, और ना ही लेट अस मेक टुगेदर ये इसका मिशन है। ये दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। दोनों ही कथन जो है वो आपके गलत है। फर्स्ट नहीं, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। दोनों ही कथन आपके यहाँ पे गलत है। ठीक है, इसका मिशन और विजन क्या है वो चेक कर लेना, एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे जहाँ पे हमने है ना आई थिंक 10 to 15 क्वेश्चन को सॉल्व करा है। जितने भी सवाल आपके ठीक होते हैं मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताना कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताना आपको वीडियो जो है वो कैसी लगी है। आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मेरे को है ना ज्वाइन कर सकते हो, मेरे साथ में जुड़ सकते हो। ये हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर, आप यहाँ पे भी हमारे साथ में जुड़ सकते हो। तो आई होप आपको हमारी आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, आपको काफी सारा यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिला होगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।